तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 342 में आप सभी का स्वागत है। तो जो मज़ा आप लोग फिर से खोज रहे थे वो शायद इस एपिसोड के बाद में आने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे पूरा का पूरा डार्क होली रियलम ही लू फेंग के पीछे पड़ने वाला है। वो क्यों, वो तो आपको इस एपिसोड में पता ही चल जाएगा, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि यार कैसे लू फेंग ने कहा था कि उसको ये सारी चीज़ें चाहिए, जिसके साथ बॉक्जी और बायन भी उसकी तरफ ध्यान से देखने लगते हैं। लू फेंग को ये पता चलता है कि उसको तीनों फ्रेंड कुछ अलग सा बिहेव कर रहे हैं, जिसके साथ रेड रॉब यूथ अपने लू फेंग से कहता कि ब्रदर लू फेंग, इस समय तुमने तुमने 730 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल जितने वर्थ इट के सामान बेचे, लेकिन फिर भी तुम इतने कम पैसे को लगाकर इतने कम ट्रेजर्स को कर रहे हो। मतलब कि लू फेंग ने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 मिलियन से कुछ को खरीदे होते हैं, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा कम होता है लू फेंग के हिसाब से, जो कि उसने 730 बिलियंस लिए होते हैं। 30 मिलियन नहीं, 30 बिलियंस के खरीदे होते हैं और बचे हुए होते हैं 700 बिलियन क्रिस्टल, जिससे कि यार लू फेंग बचा कर रखता है। जिसके साथ वो ये भी पूछते कि क्या तुम उन 700 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल्स को ह्यूमन सिटी के लार्ज ह्यूमन हॉल में ले जाना चाहते हो, क्या मैंने सही कहा ना। तो लू फेंग भी हामी भरता और सच में लू फेंग उस 700 बिलियन क्रिस्टल्स को लार्ज ह्यूमन हॉल में ले जाना चाहता था। देखो अभी जिस जगह पे आया है वो स्मॉल ह्यूमन हॉल था, जहाँ पे उस तरह के ट्रेजर्स नहीं मिलते हैं, इसलिए लू फेंग बड़े से ह्यूमन हॉल में जाने की सोचता है, क्योंकि डार्क होली वर्ल्ड में जितने भी ट्रू ट्रेजर पाए जाते हैं वो सभी लार्ज ह्यूमन हॉल में ही होते हैं। उसमें काउंटलेस डिफरेंट एंशिएंट हॉल्स मौजूद है, जिसमें कि ट्रेजर्स भरे पड़े हैं, जो कि यार इन्फिनाइट स्पेस के ट्रेजर को भी सरपास कर देती हैं। उस जगह पर जाके आप कोई भी अपने के सिटी को, पूरे के पूरे सिटी को एक्सचेंज कर सकते हो, वेरियस ब्लड लैंड्स को एक्सचेंज कर सकते हो, यहाँ तक कि आई ऑफ लाइफ एंड डेथ जैसे ट्रेजर्स को भी एक्सचेंज किया जा सकता है। और भी पावरफुल प्रीशियस सीक्रेट ट्रेजर्स भी वहाँ पे होते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पे कोई बंदा ह्यूमन प्रिजनर्स को भी एक्सचेंज करा सकता है। इसलिए नेचुरली लू फेंग भी ह्यूमन हॉल में जाना चाहता था, ताकि वो अपने इस क्रिस्टल का सही इस्तेमाल कर सके। बॉक्जी भी हामी भरती है, जिसके साथ वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ह्यूमन सिटी से जिंदा निकल कर जा पाओगे। और वो उससे कहता है कि यार ये बहुत ही है, क्योंकि लू फेंग के पास पैसे सच में आ चुके होते हैं। 700 बिलियन कोई कम अमाउंट नहीं होती है। अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यार लू फेंग के पास जो इतना पैसा ही था। जिसके साथ वहाँ पे वो बंदे कहते हैं कि ब्रदर लू फेंग, तुम्हें तो पता ही है ना, डार्क होली वेलम में डार्कनेस के ही नाम से जाना जाता है, ये केओटिक है, क्या तुम इसके बारे में नहीं पता। तो लू फेंग हामी भरते हुए कहा था कि हाँ मुझे पता है कि डार्क होली वेलम कैसा है। जिसके साथ बाइन कंटिन्यू करते हुए कहती है कि करेंटली हमारे सिटी के अंदर 2 स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल हैं, जो कि जिन डाओ जुन है और साथ में गॉड एम्परर जी के भी मौजूद हैं। यहाँ तक कि अगर अकेले का हम सबके सामना करना तो हम तीनों को मिलकर एक इंडिविजुअल बीइंग से फाइट करना पड़ता है, और जब तक तुम एक इनविजिबल एग्जिस्टेंस ना हो, एक इंडिविजुअल की पावर काफ़ी नहीं होती है। मतलब वहाँ पे वो लोग लू फेंग को ही समझा रहे होते हैं कि देखो बच्चे, तुम नए नवेले आए हुए हो, इतने पैसे लेकर चलोगे तो कोई भी आता चलता गैर लूट लेगा तुम्हें। लेकिन लू फेंग के बारे में तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। जिसके साथ वहाँ पे वो और भी बॉक्जी एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता कि देखो चैनफेंग सिटी के अंदर सिर्फ 3 ही मेजर फैक्शंस है जो कि तुम्हारे सामानों को खरीदी है, और ये 3 फैक्शंस इस सिटी के सबसे इन्फ्लुएंशियल फैक्शंस में से एक है। उसके साथ वो और कंटिन्यू करते हुए कहता कि देखो जो फर्स्ट ग्रुप है 3 ग्रुप्स में से, तो पहले ग्रुप्स को सिटी लॉर्ड मैनेज करते हैं, उसके अंदर भी 29 पीक लेवल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट भी होते हैं, और उनका एक्चुअल लीडर लॉन्ग जी डाओजुन, उनकी तो पावर्स उनको कहा नहीं जाए, वो तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उतना भी नहीं है। जिसके साथ वो आगे बताते हुए कहता है कि बाकी सब ह्यूमन सिटी के अंदर जो लार्ज ह्यूमन हॉल है वो सिटी लॉर्ड ही लेफ्ट इन चार्ज की तरह है। इसके साथ बात करें सेकंड फैक्शंस की, तो उसका गॉड एम्परर मेगजू चलाता है। इसके अंदर 15 लेवल पीक एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, और साथ में 3 फॉर्मेशंस मास्टर भी मौजूद हैं पूरे के पूरे डार्क होली में, और उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ सच में टेरिफाइंग हो जाती है। जिसके साथ वो आगे बताते कि थर्ड फैक्शंस उसे टियान लॉन्ग बाओ
के द्वारा चलाया जाता है, जो कि 8 हेवनली वुल्फ कंपेनियंस के नाम से जाने जाते हैं। इस फैक्शंस के अंदर 8 पीक लेवल विंग्स पाए जाते हैं, जो कि सबसे कमजोर नजर आती है, लेकिन यार उन्होंने एक बार इनविंसिबल एग्जिस्टेंस को फॉलो किया था, जिसकी वजह से उनको पावर्स मिली थी। जो इनविंसिबल एग्जिस्टेंस था उसका नाम होता है हेवनली वुल्फ गेस्ट, जिसको टाइलैंग की कहा जाता है। जिसके साथ वो ये भी बताते हैं कि यार हेवनली वुल्फ गेस्ट ने अपनी पावर्स को बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाया था और वो इनविंसिबल बन गया था। हमने कभी भी उसको देखा तो नहीं, लेकिन उसके किस्से हमने सुन रखे हैं। ऐसे कहा जाता है कि हेवनली वुल्फ गेस्ट वो एक ट्रांसेंडेंट बीइंग बन चुका है, वो केज वर्ल्ड से बाहर निकल चुका है। जिसके साथ बॉगजी और बाइन भी लूफेंग की तरफ देखने लगते हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इतने सारे बंदे ट्रांसेंड होकर बाहर निकल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यार ओवरलॉर्ड इतना भी है, क्योंकि ओवरलॉर्ड के आगे भी कई सारे लेवल्स आते हैं, जो कि फाइनल एंसेस्टर लेवल होने वाला है। लूफेंग जब ट्रांसेंड करेगा तो ऐसा थोड़ा ना कि लूफेंग वहां पे जाते ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। वहां पे और भी ओवरलॉर्ड्स मौजूद होंगे, जिससे कि लूफेंग को पावरफुल होना होगा। मुझे नहीं लगता बाहर के ओवरलॉर्ड्स आपस में फाइट करते होंगे, लेकिन हाँ पावर्स के मामले में वो लोग फाइट तो जरूर करेंगे ही। तो देखना काफी ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है। इसके साथ बॉगजी और बायन दोनों लूफेंग की तरफ देखने लगते हैं। उन सभी ने लूफेंग को फॉलो करने का सोच रखा था। वो समझ चुके थे कि यार ये बंदा आगे चल के एक इनविंसिबल एग्जिस्टेंस बन सकता है, और जब भी कोई एक बंदा सच में इनविंसिबल बन जाता है तो यार उसको कोई भी फॉलोअर्स नहीं बन सकता है। मतलब अभी लूफेंग कमजोर है तो यार इसका फॉलोअर बनना आसान है, लेकिन एक बार लूफेंग ट्रांसेंडेंट बीइंग या फिर इनविंसिबल बीइंग ही बन जाएगा तो यार कोई भी मतलब लूफेंग किसी को अपना फॉलोअर्स बनने नहीं देगा। इसलिए यार किसी को फॉलो करना ये भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। इसके साथ वहाँ पे वो लोग बात करने लगते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हमें हेवनली वुल्फ कंपेनियंस के बारे में ही बताया जाता है कि कैसे उन्होंने हेवन वुल्फ गेस्ट को फॉलो किया था। तो जब वो बंदा ट्रांसेंड किया था तो यार उन सबकी पावर्स अलग ही लेवल से बढ़ गई थी। उन्होंने उसको कुछ ट्रेजर्स दिए कि लो बच्ची तुम्हें फॉलो किया ना मुझे, तो लो ये तुम्हारे इनाम है। जिसके साथ लूफेंग को भी ये रियलाइज हो जाता कि हाँ ये कितना ज़्यादा जरूरी है कि आप एक ट्रांसेंडेंट बीइंग को उसके कमजोर वाले फेस में ही उसका फॉलोअर बन जाओ। लेकिन लूफेंग किसी का फॉलोअर क्यों ही बनेगा जबकि वो खुद ही इतना पावरफुल है। जिसके साथ और भी बकवास होती है, मतलब और भी बंदों के बारे में बताई जाती है, जैसे कि एल्डर जिंगी, जिससे कि लूफेंग ने ट्रेजर्स को एक्सचेंज किए थे इनलैंड सिटी के अंदर, जो कि एक इनविंसिबल बीइंग का डिस्पल था। उसकी बात ही लगे तो उसकी बात ज़्यादा नहीं करते हैं। इसके साथ ऐसे ही बातें होने लगती हैं और फिर वहाँ पे वो बंदे लूफेंग से कहते हैं कि 700 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल, क्या तुम प्लान कर रहे कि इतने पैसे को तुम चैनफेंग सिटी से बाहर ले जाना चाहते हो? अगर हम तीनों भी तुम्हारी मदद करने के लिए आए तो हम तीनों भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ रेड ड्रॉप बंदा कहता है कि सिटी लॉर्ड की फैक्शंस वो थोड़ी सी लेमिनेंट टाइप की है और तुम्हारे पास 50% चांस है कि तुम बच जाओगे। लेकिन बात करें दूसरे 2 फैक्शंस की तो यार वो ये सर्टेन है कि वो तुम पे अटैक करेंगे ही। मतलब देखो यहाँ पे जो 3 फैक्शंस है ना, यूनलान सिटी के जैसे ही यहाँ पर वो 3 फैक्शंस काम करते हैं। भले ही लूफेंग ने उनसे ही सामान बेचा, लेकिन बाद में वो लूटने के लिए खुद आ ही सकते हैं। क्यों नहीं लूटेंगे? अरे हम खरीदे तो हम भी तुम्हें ही लूटेंगे, ऐसी सबकी वाणी होती है। इसके साथ वहाँ पे बंदे और बताने लगते हैं कि गॉड एम्पायर म्यूजी की ग्रुप उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि सबसे पहले वही एक्ट करेंगे। बात करें 8 हेवनली वुल्फ कंपेनियंस की, तो उनके पास अभी रिसोर्सेज की कमी नहीं है, क्योंकि उन्होंने हेवनली वुल्फ गेस्ट से गिफ्ट को रिसीव कर रखा है। और पॉसिबली ये कि यार उनको उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगा। उन्होंने यार वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी है, लेकिन चलता है, वो उतना ज़्यादा नहीं करेंगे, तुम्हें बचकर रहना होगा। इसके साथ हमें एक और चीज़ बताई जाती है कि डार्क होली रियलम के अंदर इंडिविजुअल खतरा उतना होता ही नहीं है, बल्कि यार ग्रुप वाले बंदे ही ज़्यादा करते हैं। देखो चैप्टर शुरुआत में बोरिंग लगेंगी, थोड़ी मोड़ी कंफ्यूजन भी होंगी, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ें बताई जा रही है एक्सचेंज के लिए, ये सब तो आपको थोड़ी सी बोरिंग और साथ में कंफ्यूजिंग लग सकती है कि यार तुम ये क्या कह रहे हो। जिसके साथ वहाँ पे और भी बातें होने लगती हैं। बॉगजी लूफेंग की तरफ देखने लगती है। जिसके साथ वो ये भी कहती है कि अगर ये सारे फैक्शंस एक साथ मिलकर काम करेंगे तो चाहे तुम एक इनविजिबल एग्जिस्टेंस हो तब तो बच जाओगे, लेकिन अगर तुम एक इनविजिबल एग्जिस्टेंस नहीं हो और उसको
को फॉलो नहीं करते हो तो तुम रेसिस्ट कर ही नहीं सकते हो। जिसको सुनकर लूफेंग भी सिंपली हामी भरता ये थोड़ा कहने जाएगा कि हाँ मैं पावरफुल हूँ, मैं उन सबसे लड़ लूंगा। जिसके साथ बॉक्जी फिर से एडवाइस देती हुई कहती कि मेरे सजेशंस के अनुसार तुम्हें हर एक चीज को अभी ही खरीद लेना चाहिए, क्योंकि सेलर्स डायरेक्टली तुम्हें ट्रांसमिशन ऑफ होली माउंटेन के नीचे ही आके ट्रेजर्स को दे देंगे कि लो तुम वहां से ओरिजिन कॉन्टिनेंट में चले जाना। क्योंकि एक बार लूफेंग उन सारे ट्रेजर्स को ले लिया तो वहीं से वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट में ले जाएगा अपने ट्रेजर को चुपचाप। लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पर उतने अच्छे ट्रेजर्स लूफेंग को मिलेंगे ही नहीं। जिसके साथ वहां पे वो ये भी बताते हैं कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो कॉमन ट्रेजर्स को ह्यूमन क्रिस्टल के साथ खरीदा जा सकता है, लेकिन जितने भी हायर लेवल्स के जैसे सीक्रेट ट्रेजर्स हो गए तो उसके लिए तुम्हें मिलिट्री मेड पॉइंट्स की जरूरत होगी। लेकिन अगर तुमने ह्यूमन क्रिस्टल्स को मिलिट्री मेड पॉइंट्स के साथ एक्सचेंज करा दिया तो वो मिलिट्री मेड्स तुम्हारे नाम के अंदर हो जाएंगे और कोई भी तुम्हारे पास से वो मिलिट्री मेड पॉइंट्स को चुरा नहीं सकता है। मतलब सिंपल ये है कि अगर किसी के पास अपनी ह्यूमन क्रिस्टल है तो उसे चुरा लिया जाएगा तो यार कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आपके पास अपनी खुद की मिलिट्री मेड पॉइंट्स है तो कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता है, चाहे वो इनविंसिबल क्यों ना हो, वो आपके मिलिट्री मेड पॉइंट्स को चोरी नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि आपकी क्लोन्स भी डिस्ट्रॉय होगी, आप फिर से ओरिजिन कॉन्टिनेंट से आओगे तो आपके पास उतनी मिलिट्री मेड पॉइंट्स होंगे ही। इसके साथ बॉक्जी फिर से थोड़ी सी और बातें भी कहती है कि हम पीक लेवल बेंग्स जो कि फ्यू बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल्स को कुछ लिपोज में जमा करते हैं वो मोस्टली अपने मिलिट्री मेड पॉइंट्स में ही कन्वर्ट करा लेते हैं। तुम्हारी पैसे की बात करें तो यार वो बहुत बहुत ज़्यादा है, ये डजन्स ऑफ पीक लेवल एक्सपर्ट्स के टोटल वेल्थ के बराबर हो जाती है और ये सभी रॉ ह्यूमन क्रिस्टल्स में हैं। आखिरकार कौन नहीं ये चुराना चाहेगा तुमसे, तो तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। अब यहाँ पे वो तीनों लूफेंग को फॉलो करने का सोच लिए थे, इसलिए वो यहाँ पे अपने लालच को छिपाए हुए थे, वो सप्रेस किए हुए थे, वरना इन सब के लिए भी 700 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल्स इन सब को भी लालच आना शुरू हो जाता, क्योंकि ये सच में बहुत बड़ा खजाना था। लेकिन वो जानते थे लूफेंग के बारे में, इसलिए उन्होंने अपने ग्रीड को सप्रेस कर रखा था। इसके साथ लूफेंग ये सारी बातें जानकर उन सबको शुक्रिया अदा कहता है, जिसके साथ वो थोड़ा मोड़ा सोचने लगता है। सोचने के बाद कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर ऐसे भी बीस्ट मौजूद है, ऐसे भी हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स मौजूद है जो कि डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ में होते हैं, उनको समझने में आसानी होती है। तो क्या मैं उनको ह्यूमन क्रिस्टल से लार्ज ह्यूमन हॉल में से खरीद सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो चाहिए। तो इसको सुनकर बॉक्जी कहता कि हाँ, सिटी लॉर्ड के फैक्शंस में वो सारी चीज़ें मौजूद है, तुम चाहो तो वहाँ से खरीद सकते हो। लेकिन यहाँ पे वो ये भी बताते हैं कि जो सीनियर युवान है ना और बाकी के दूसरे बंदे, उन्होंने ब्लड लाइन के प्राइस को ज़्यादा हाई नहीं किया है, उन्होंने जनरली 10 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल के अंदर ही तुम उन सबको खरीद सकते हो। जिसके साथ गॉड एम्पर बाइन कहते हैं कि मैंने लाइफ एंड डेथ बेस्ड हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स के कलेक्टेड डाटा को ले लिया है जो कि मैं तुम्हें भेजने वाली हूँ। और साथ में ये बताती है कि यहाँ पे टोटल में 533 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल के 73 टाइप्स के बॉडी गॉडली बॉडीज मौजूद है जो कि तुम्हारी लाइफ एंड डेथ दाव को एक्सचेंज करने में मदद कर सकती है। मतलब टोटल में 73 टाइप्स बॉडीज थे जिसकी टोटल प्राइस 533 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल होती है। जिसको सुनकर लूफेंग कहता कि मैं सबको खरीद लूंगा। पैसे का रौब दिखा रहा लड़की के सामने अपना लूफेंग। इसके साथ वो बंदा कहता है कि सिटी लॉर्ड फैक्शंस को उन सभी ब्लड लैंड्स और कल्टीवेशन एड्स को होली माउंटेन के ट्रांसमिशंस के पास भेजने को कहो, मैं वहीं पे अपने क्लोन्स को भेज दूंगा। इसके साथ उसी वक्त अपना लूफेंग अपने ओरिजिन कॉन्टिनेंट से एक डिस्टेंट क्लोन्स को निकालता है जो कि अभी उसी टेलीपोर्टेशन चैनल के पास जाना शुरू कर देता है। इसके साथ वो ये भी कहता है कि प्लीज़ मेरे सिटी लॉर्ड फैक्शन से मेरी मदद करवा ताकि मैं 30 मिलियन मिलिट्री पॉइंट्स को अपने रिमेनिंग क्रिस्टल से बाई करवा सकूँ। जिसको सुनकर बॉक्जी पूछती है कि क्या ये अर्जेंट है, मतलब पूछता है कि क्या ये अर्जेंट है या फिर नहीं। देखो लूफेंग ने बहुत ही परचेज कर लिया, अभी देखा कि आपने 533 ह्यूमन बिलियन क्रिस्टल्स के वो अभी खरीद लेता है बाकी की चीज और थोड़ी मोड़े और वो खर्च कर दिया था शुरुआत में 30 मिलियन और ऑक्सिलरी ट्रेजर्स। तो कह सकते हो कि लूफेंग ने भी काफी ज्यादा खर्चा कर दिया, लेकिन लूफेंग के पास अभी भी थोड़े मोड़े ह्यूमन क्रिस्टल बचे हुए थे जिसको कि लूफेंग डिसाइड करता कि मैं उन सभी को चेंज करा लूंगा अपने मिलिट्री मेड पॉइंट्स में, क्योंकि एक बार मिलिट्री मेड पॉइंट्स लूफेंग ने एक्सचेंज करवा लिए तो यार लूफेंग से कोई नहीं चोरी कर सकता। बॉक्जी पूछता कि क्या तुम्हें ये अर्जेंट जरूरत है या फिर नहीं, लेकिन लूफेंग पूछता कि आखिरकार इसका मतलब क्या है।
दोनों में डिफरेंस क्या है, अर्जेंट है या फिर नहीं। जिसके साथ बॉक्सी उसे बताता है कि अगर तुम जल्दबाजी में नहीं हो तो सिटी लॉर्ड फैक्शंस स्लोली करके तुम्हारे मिलिट्री मेट पॉइंट्स को एक्सचेंज करेंगे और तुम्हारे जो 30 मिलियन मिलिट्री मेट्स से उसको एक्सचेंज करा में तुम्हें लगभग बिलियन इपोज का टाइम लगने वाला है। क्या पता राइटर या फिर ट्रांसलेटर ने गलती की हो, क्योंकि यार सिर्फ 30 मिलियन मिलिट्री मेट पॉइंट्स को एक्सचेंज कराने में ही बिलियन इपोज का टाइम लगने वाला है। लूफेंग अभी मुश्किल से 2000 इपोज ही जिंदा रहा है और लूफेंग को सिर्फ मिलिट्री मेट पॉइंट्स को एक्सचेंज कराने के लिए बिलियन इपोज का टाइम का वेट करना पड़ेगा, जो कि सच में बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा। जिसके साथ वो ये भी बताते हैं कि प्रैक्टिशनर्स की बात करें तो बिलियंस एपोज एक्सेप्टेबल है। बहुत सारे बंदे करते भी है कि हाँ मैं बिलियन एपोज तक इंतजार कर लूँगा। जिसके साथ वो स्लोली गैदर करने लगते हैं और इसको खरीदने के लिए हर बंदे को 1,10,000 ह्यूमन क्रिस्टल लगते हैं। मतलब एक को खरीदने में 1,10,000 ह्यूमन क्रिस्टल्स लगने वाले और लूफेंग 30 मिलियन मिलिट्री मेट पॉइंट्स को खरीदने वाले हैं। जैसे कि बात कर लो किसी सिटीज़ के अंदर तो 9 रिवर होली वेलम वो यूजुअली 1 लाख क्रिस्टल्स पे ही मिलिट्री मेट पॉइंट्स को बाई कर लेते हैं, जो कि यार उन सबके वेरियस फैक्शंस पे डिपेंड करता है। लूफेंग नेचुरली उसको थोड़ा सा हायर पे करना पड़ेगा क्योंकि वो एक इंडिविजुअल बेइंग है। जिसके साथ लूफेंग उससे पूछता कि ये बिलियन एपोज लगने वाले तो बता कि आखिरकार अर्जेंट परचेज में कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। जिसके साथ बॉक्स उसे बताता कि अर्जेंट में तुम्हें 30 मिलियन मिलिट्री मेट पॉइंट्स चाहिए तो इसमें भी फिर भी 10,000 एपोज का टाइम लगने वाला है, लेकिन इसमें तुम्हें 130,000 ह्यूमन क्रिस्टल पर मेरिट पॉइंट देने होंगे। मतलब 20,000 मेरिट पॉइंट्स ज़्यादा लगने वाले हैं अगर लूफेंग को अर्जेंटली चाहिए, जो कि मोस्टली ऑफ द बंदे यही किया करते हैं। इसको सुनकर लूफेंग कहता है ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है, क्या ये और भी फास्ट नहीं जा सकती। मतलब देख रहे हो 10,000, लूफेंग 2,000 ही है, जो कि मुश्किल से भी कई गुना ज़्यादा हो जाता है, 5 गुना। मतलब लूफेंग को सिर्फ मिलिट्री मेट पॉइंट्स को एक्सचेंज कराने में यार इतना टाइम लग जाएगा तो ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा एनोइंग हो जाएगा लूफेंग के लिए। इसके साथ लूफेंग उसे कहता कि क्या और तेज़ नहीं हुआ, तो वो बंदे कहते कि अगर तुम और भी हाइयर प्राइस देने को तैयार होंगे तो ऐसे कई सारे डार्क होली वेलम में मिलिट्री मेट पॉइंट सेंटर से जो कि तुम्हें देंगे और तुम्हें ही प्रायोरिटाइज करेंगे, सबसे पहले तुम्हें ही देने वाले हैं। जिसके साथ वहाँ पे वो ये भी कहते हैं, लूफेंग पूछता है कि अगर मैं उन्हें 1,30,000 ह्यूमन क्रिस्टल पर यूनिट ऑफ मिलिट्री पॉइंट्स दूंगा तो आखिरकार उन्हें कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो वहाँ पे बाबूजी कहता है कि 30% प्रॉफिट मार्जिन सच में काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसमें भी 1000 ऑफ इपोज लगने वाले हैं। आफ्टर ऑल तुम बहुत ज़्यादा मिलिट्री मेट पॉइंट्स को मांगने वाले हो और टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ मिलिट्री मेट पॉइंट्स को एक शॉर्ट टाइम में एक्सचेंज करा पाना वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। अब यहाँ पे जिस तरीके से मिलिट्री मेट पॉइंट्स को दिखाया जा रहा है ना, वो ऐसा समझ लो कि यार वो किसी कॉइन्स के जैसे या फिर कुछ और। यहाँ पे कोई वर्चुअल सिस्टम नहीं है जिससे कि आप पैसे डालो और मिलिट्री मेट पॉइंट्स निकल जाएंगे। यहाँ पे बताया जाता है कि मिलिट्री मेट पॉइंट्स को गैदर किया जाता है, जो कि मल्टीपल वर्ल्ड से कलेक्ट करना पड़ता है, तभी जाके आपके पास मिलिट्री मेट पॉइंट्स आ जाते हैं। जिसके साथ लूफेंग उससे कहता है कि क्या हर रोज 10 मिलियन मिलिट्री मेट पॉइंट्स आ जाएंगे। जिसके साथ यहाँ पे लूफेंग सोचने लगता है कि अभी के फिलहाल मेरे पास पैसे है तो मैं सिटी के लॉज पे निर्भर नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि कभी भी मुझ पर अटैक हो सकता है। लूफेंग अभी पीक लेवल बैंक्स के डायरेक्ट अटैक्स को सर्वाइव करने का उतना मन नहीं बना था, क्योंकि एक को संभाल लेगा, लेकिन अगर 10-15 मिलकर लूफेंग पर अटैक करेंगे तो लूफेंग के लिए भी थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लूफेंग उन सबको नेग्लेक्ट करना चाहता था, इसलिए लूफेंग अपने उन सारे कॉइन्स को मिलिट्री मेट पॉइंट्स में बदलना चाहता है। और यहाँ पर समझ लो तो बकवास पार्ट थी जो कि अब हटने वाली है। जिसके साथ लूफेंग वहाँ पे कहता है कि इन सबको तो छोड़ो, मुझे पावरफुल सीक्रेट टॉयज भी चाहिए जो कि मेनली लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो। जिसके साथ बॉक्स जिससे कहता है कि वो लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो तो वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है। चैनफेन सिटी की भी बात करें तो यहाँ पे ऐसे बहुत ही कम बंदे हैं जो कि अपने लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन टाइप सीक्रेट टॉयज को बेचना चाहेंगे। तो लूफेंग स्माइल करते हुए कहता कि मैं उन्हें हायर प्राइस देने को तैयार हूँ। अब देखो सीक्रेट टॉयज जैसे इमॉर्टल हट और पाम रियलम की बात करें तो वो 2 एंशिएंट नेशंस के एंसेस्टर्स के पास भी पाए जाते हैं। तो देखा जाए तो ये ट्रेजर्स उतने भी रेयर नहीं हैं, पावरफुल थे लेकिन लूफेंग भी पावरफुल हो चुका है। पावरफुल बंदों को पावरफुल ट्रेजर्स की जरूरत होती है, इसलिए लूफेंग को और भी पावरफुल ट्रेजर्स की जरूरत होगी। और 7वीं हिडन लेवल पावर हाउसेस टिपिकली ऐसे और भी
पावर ऐसे और भी ट्रेजर्स को गैदर किया करते हैं। यहाँ तक कि लॉर्ड वैयांग के क्लोन को ही देख लो जो कि यूनान सिटी में मौजूद थी। साला उस बंदे के पास भी 2 ऐसे ट्रेजर्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन यहाँ पे पीक लेवल एग्जिस्टेंस वो तो और भी रखते, 5-10 तो ऐसे ही मुट्ठी में पकड़ कर रखते हैं। कुछ तो ऐसे भी बंदे थे जो कि आई ऑफ लाइफ एंड डेथ जितने लेवल्स पे अपने ट्रेजर्स को पोजेस किया करते थे, लेकिन वो बाहर नहीं लाते थे, वो ओरिजिन वर्ल्ड के ही अंदर रखे रहते थे कि क्योंकि यहाँ पे चोरी हो सकता है। इसके साथ बॉक्जी हंसते हुए कहता है कि अगर तुम हाई प्राइस दे रहे हो तो यार काम बहुत ही आसान हो जाने वाला है। जिसके साथ और भी बकवास होती है और भी चीज़ें चलने लगती है और क्या सकता है कि सच में काफ़ी ज़्यादा बकवास है। तो सबको साइड करते मेन सीन पे आते हैं, जिसके साथ हमें चैनफेंग सिटी लॉर्ड के मैंसन्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सिटी लॉर्ड फैंग क्याओ की टावरिंग फिगर पत्थर से बनी हुई थी, जिसके अंदर गोल्डन आईज मौजूद थी जो कि हर एक चीज़ को स्कैन कर रही थी, पूरे के सिटी पे नज़र बनाए रखी हुई होती है। वो चैनफेंग सिटी का लॉर्ड था और यहाँ का पीक लेवल एग्जिस्टेंस में से एक था और डार्क होली रियल्म का ये 5 मेजर सिटीज़ में से एक था। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और ये अपने लॉर्ड जोंगजू का सबसे ट्रस्टेड जूनियर ब्रदर भी होता है। तो बंदे की इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा थी। इस बंदे के अंदर टोटल 28 अदर पीक्स लेवल एग्जिस्टेंस भी मौजूद थे जो कि डार्क होली रियल्म में काफ़ी रिनोड बंदे माने जाते हैं। जिसके साथ उस बंदे के पास भी अपने लू फेंग की खबर आती है कि कैसे, मतलब उसी से तो लू फेंग ने बेचा होता है तो उसको तो सारी चीज़ें पता ही होती है। और वो कहता है कि 730 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल, ये लू फेंग गॉड एम्पर तो सच में रूथलेस है। इंटेलिजेंस ये बताते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसने अकेले ही 4 अल्ट्रा लिमिट लेवल बेंग्स को सप्रेस कर डाला था। बस इसने होल्ड तक नहीं किया, मतलब कि इसने होल्ड नहीं किया बल्कि इसने उन सभी ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को अंदर आने दिया, उनको मारा, उनको भगाया और साथ में उन सबको मार भी डाला। यहाँ तक कि उन्हें बाकी सारे बीस्ट को भी अंदर आने दिया ताकि वो अंदर आए और लू फेंग उन सबको मार डाले और उसने कॉन्स्टेंटली अपने फॉर्मेशंस को सेटअप कर दिया। अब यहाँ पे वो सब अपने लू फेंग के ही बारे में बात करने लगते कि कैसे लू फेंग ने उन सबको अंदर बुलाया, फॉर्मेशन सेटअप किया। वो सब जैसे ही अंदर आए तो 90% से ज़्यादा वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, सभी मारे गए। जिसके साथ वहाँ पे वो बंदा ये बात करने लगता है कि अगर ये उसने पूरी तरह से स्कीम बनाए रखी होगी तो उसने ये सब किया होगा। वो लोग सोचने लगता है कि लू फेंग ने ये जानबूझ कर किया होगा। लू फेंग ने चालाकी दिखाई, उसने जानबूझकर सिटी को टूटने दिया ताकि एनिमीज सेंटर में आ सके और जैसे ही एनिमीज एंटर किए तो उसने अपने ऑपरेशंस को शुरू किया और बहुत ही बड़ा हार्वेस्टिंग कर लिया। उसने 9 होली रियल्म्स के बहुत सारे लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म क्रिस्टल कोर को एक्वायर किया, जिसके कारण उसकी ये गेम्स इतनी बड़ी हो गई। और वो ये भी कहने लगते हैं कि ऐसी ब्रिलियंट कल्टिवेशंस, मतलब वो लू फेंग सारे इतिहास के बारे में जानने लगता है। वो लू फेंग की कल्टिवेशंस को भी जानकर हैरान होते हैं कि उससे यूना सिटी में आए हुए सिर्फ 2000 ईपोज ही हुए होते हैं। और वो कहने लगते हैं, मतलब वो लू फेंग की कल्टिवेशन से इतना ज़्यादा हैरान होता है कि वो लू फेंग के बारे में ये कहने लगते हैं कि लू फेंग ने पर्पसली अपने स्ट्रेंथ को छुपा कर रखा था। मतलब लू फेंग ऑलरेडी से इतना ज़्यादा पावरफुल था लेकिन उसने अपने स्ट्रेंथ को छुपाए हुए था। उसने जब डिस्कवर किया कि अल्ट्रा लिमिट लेवल हर्ट बीविचिंग वर्म क्लोन उसके अंदर मौजूद है उसके यूना सिटी में, तो उसने जानबूझकर उसने ऐसे ही छोड़ा कि चलो इन सबको आने दो, क्योंकि यूना सिटी अपने वीकेस्ट फॉर्म में था और वो पेशेंसली वेट कर रहा था ताकि लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स उन सब पे अटैक कर सके। और साथ में उसने उन सबको ही मारा। जिसके साथ बहुत सारे बंदे थे जो कि लू फेंग के बैकग्राउंड के बारे में जानना शुरू कर देते क्योंकि उसने इतनी बार परचेज की थी। मतलब देख रहे हो लू फेंग का दबदबा। लू फेंग यार अपनी इतनी पावरफुल चीजें दिखाई, लू फेंग ने अपने इतने पावरफुल कारनामे दिखाए कि सारे बंदे को ये शक होने लगा कि यार लू फेंग डिस्गाइज था। लू फेंग ने अपनी कल्टिवेशंस को छिपा रखा। वो कहते हैं ना, बी ग्रेट लाइक एवरीवन स्टार्टेड शक करना, मतलब वही मैं क्या ही बोल रहा हूँ। जिसके साथ यार सभी बंदे लू फेंग के ऊपर ये इल्जाम लगाने लगते हैं कि लू फेंग ने जानबूझकर किया। मतलब लू फेंग की पावर्स की वो लोग सराहना नहीं कर रहे थे बल्कि वो लोग कह रहे थे कि यार लू फेंग ने जानबूझकर किया, वो सारा प्लान बनाया हुआ था। उसने लोगों को मरने दिया, सिटी को टूटने दिया ताकि वो इतनी बड़ी हार्वेस्टिंग कर सके। यहाँ पे उन्हें लू फेंग के बारे में अभी तक ओरिजिन कॉन्टेंट से आने का रहस्य नहीं पता चला होता, वो धीरे धीरे जान रहे होते हैं। जिसके साथ वहाँ
जहाँ पर और भी उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने लगते हैं, जहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि पैलेस मास्टर युंग यांग को सबसे पहले लू फेंग के बारे में पता चला कि कैसे लू फेंग का कनेक्शन डी किंग से है। इसके बाद वो धीरे धीरे करके लू फेंग के डी किंग के जोड़ते जोड़ते वो यान फेंग एंसेस्टर्स के पास भी चले जाते हैं और लू फेंग के पीछे की सच्चाई धीरे धीरे करके आना शुरू हो जाती है, जिसके साथ वहाँ पे फाइनली लू फेंग के बारे में पता चलता है कि लू फेंग ने क्या क्या और भी खरीदा है। उन्हें पता चलता है कि लू फेंग ने कुछ ब्लड लैंड्स को खरीदा है जो कि लाइफ एंड डिस्ट्रक्शंस के एफिनिटी को शोकेस करता है। यहाँ तक कि लू फेंग ने हायर लेवल ह्यूमा ब्लड लैंड को भी परचेज किया, कुछ ऑक्सिलरी कल्टिवेशन ट्रेजर्स और साथ में बाकी सारे ट्रेजर्स को भी खरीदा, जिसकी टोटल वैल्यू 688 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल होती है जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा होती है। जिसके साथ उन्हें यह भी पता चलता है कि उन्हें पर्सनली होली माउंटेन के पास ये डिलीवर करना होगा उसके क्लोन को। वहाँ पे ये जानकर सिटी लॉर्ड फैंग यांग में थोड़ा सा अलग सोचने लगता है, क्योंकि इसका भी मन था लू फेंग को लूटने का, क्योंकि यार सच में काफ़ी ज़्यादा, और अगर लू फेंग को वो लूटे भी ना तो ये डिलीवर करने जाएंगे तो बाकी सारे फैक्शंस की नज़र भी अपने उस सिटी लॉर्ड पे आ जाएगी। कहीं लू फेंग को छोड़कर सिटी लॉर्ड कहीं ना लूट लिया जाए, फिर तो उसको भी बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। जिसके साथ उन्हें यह भी पता चलता है कि कैसे लू फेंग 30 मिलियन मिलिट्री मेड पॉइंट्स को भी परचेज करना चाहता है, जिसको खरीदने के लिए वो पर यूनिट के लिए 1,30,000 यूनियन क्रिस्टल देने को तैयार है, जो कि सच में काफी ज्यादा महंगा होता है। और ये बात जानकर फैंग यांग स्माइल करने लगता है, जिसके साथ यहाँ पे वो कहता है कि चलो इन सबको हटा दो, हमें यार एक्सेस तो मिल नहीं जाएगा। जिसके साथ वो बंदे से कहता है कि सबसे पहले हमें कॉर्प्सेस को मूव करना होगा ताकि हम गॉड एम्पायर लू फेंग को सारी चीजें दे सके, और फाइनली हमें सबसे पहले मिलिट्री मेड पॉइंट्स को कंफर्म करना होगा। और वहां पे एक ब्लैक रॉब एल्डर होता है, वो कहता है कि ठीक है हमारे पास तो अभी 8 मिलियन मिलिट्री मेड पॉइंट्स स्टॉक पाइल में बचे हुए हैं और बाकी के 22 मिलियन मिलिट्री मेड पॉइंट्स को हम लोग शॉर्ट टाइम में ही अपने नियर बाई फोर्सेस से जमा करवा लेंगे। इसके साथ यहाँ पे फैंग यांग इस डील से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था, क्योंकि यार उसको काफी ज्यादा इसमें कमाई होने वाली थी। अब यहाँ पे बताया जाता कि जो लू फेंग ने 730 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल लो लेवल ह्यूमन लाइफ कॉर्प्सेस से कमाए हुए होते हैं, तो यार उसमें उन सबको इजिली 2 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल का प्रॉफिट मिल सकता था। मतलब कि इसमें ज्यादा नहीं है, लू फेंग ने 730 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल्स के एक्सचेंज किया तो उसमें उन सबको कमीशन के रूप में 2 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल मिले, जो कि सच में काफी ज्यादा अच्छी थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉफिट उनके लिए उस वक्त हुई जब लू फेंग ने मिलिट्री मेड पॉइंट्स को परचेज करने की बात की, वो भी अर्जेंसी में, जिसकी वजह से यार लू फेंग को टोटल में मतलब लू फेंग से उन्हें टोटल में 5 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल का प्रॉफिट होने लगा था, जो कि यार बिना किसी रिस्क के था। मतलब बिना किसी रिस्क के उन्हें 5 बिलियन प्रॉफिट हुआ था, जो कि सच में काफी ज्यादा अच्छा था उनके लिए। जिसके साथ तभी वहां पर एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सिडक्टिव थी, जो कि बैठते हुए एक्साइटेड होते कहते हैं कि सिटी लॉर्ड क्या हम लोग एक्ट नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे फैंग यांग कहता कि अगर यूना सिटी का जो बैटल था वो इतना ज्यादा प्लानिंग से किया हुआ था तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वैसा कल्टिवेटर वैसा प्रैक्टिशनर तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी या फिर ओपनिंग देने वाला है? अगर ये प्लान भी नहीं था तो अगर मैं कहूँ तो उसकी कल्टिवेशंस काफी ज्यादा मॉन्स्ट्रली टैलेंटेड टाइप की है और हम लोग उससे रॉब नहीं कर सकते, वरना आगे चल के हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फैंग यांग जिसके स्टेटस काफी ज्यादा हाई थी, उसके पास एबेंडेंट रिसोर्सेस थे, वो यार अपने पावर्स को मेंटेन करने पे ज्यादा फोकस करता है, ना कि वो रेकलेसली रिस्क लेने का सोचता है। जिसके साथ हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि सेवरल पीक लेवल एग्जिस्टेंस उस फैंग यांग के अंदर थे, लेकिन यार फैंग यांग अपने पावर्स को और भी बढ़ाए हुए था, जिसके साथ उसने अभी फिलहाल में सप्रेस किए हुए था अपने एक्शंस को लेने के लिए। उसने अपने फैक्शंस को मना कर दिया था कि अभी के फिलहाल लू फेंग पे हमें अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं लू फेंग की पावर से डर रहे थे। लू फेंग ने जो कारनामे दिखाए थे उससे उन्हें कहीं ना कहीं शक था कि लू फेंग और भी पावरफुल हो सकता है। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर चैनफेंग सिटी के मैसिव से केव मैंशंस का दिखाया जाता है सीन, और जहाँ पे मैंने शुरुआत में एपिसोड में बोला कि यार एक बहुत ही भयंकर युद्ध छिड़ने वाली है, तो यहीं पे लास्ट कैप को 1 मिनट में पता चलने वाली है। चैनफेंग सिटी के मैसिव केव मैंशंस के अंदर 15 बंदे बैठे हुए थे, वो वहां पे बैठकर आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक बंदा कहता है कि हमने उससे 722 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल ऑफर किए, लेकिन फिर भी उसने हमें मना कर दिया। लगता है कि किसी ने उससे भी ऊपर की प्राइस सेट कर दी है। तो वहां पे दूसरा बंदा कहता है कि अगर हमने उस लू फेंग को रॉब कर लिया तो हम सब बंदों को बिलियंस ऑफ ह्यूमन क्रिस्टल्स मिल सकते, जो कि सच में काफी मैसिव डील होता है। वो लोग भी अपने
अपने फैक्शंस को चलाते हैं तो उनसे उन्हें बहुत ही कम कमाई होती है, लेकिन लूफिंग के पास जो पैसे थे वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। 15 के 15 बंदे वहाँ पे मौजूद थे और ये 15 के 15 बंदे सिटी लॉर्ड के फैक्शंस के द्वारा हमेशा सप्रेस किए जा रहे होते हैं और इसलिए उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। जैसा कि बैगजू ने पहले ही कहा कि वहाँ पे 3 फैक्शंस, 3 में से एक ऐसे फैक्शंस थे जिसमें कि 15 पीक लेवल के एग्जिस्टेंस मौजूद थे और ये वही 15 पीक लेवल के एग्जिस्टेंस वाले ग्रुप होते जो कि फाइनली लूफिंग पे प्लान बनाए थे अटैकिंग करने के लिए। मतलब समझ रहे हो ना, नेक्स्ट एपिसोड में एक्सचेंज करने के बाद उसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें फाइटिंग देखने को मिल सकती है जिसके साथ वो 15 डिसाइड करते और कहते कि हमें लड़ना होगा, लेकिन वो कहता कि अभी के फिलहाल हम लोग सिटी के अंदर एक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें अभी संभल कर रहना चाहिए। इसके साथ वो ये भी बताया जाता है कि ये बंदे ये खतरों से नहीं डरते हैं क्योंकि पूरे के पूरे डार्क होली रेलम के अंदर अगर 15 मिल के एक साथ फाइट करे तो कोई भी इनका सामना कर ही नहीं सकता। मतलब इनकी कॉन्फिडेंस लेवल देखो, ये 15 मिलकर लूफिंग पर अटैक करना चाहते हो, एक साथ 15 पीक लेवल के एग्जिस्टेंस फाइट करने को आ जाए तो का सच में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाती है। लूफिंग के पावर्स के हमने बारे में जाना कि कैसे लूफिंग एक साथ 10 हाई लेवल वही अल्ट्रा लिमिट लेवल हॉट बीचिंग वॉर्म क्लेंस को संभाल सकता है। तो क्या लूफिंग की पावर्स इतनी हो गई कि लूफिंग अपने क्लोन से बिना फॉर्मेशंस के वो भी क्या एक साथ 15 पीक लेवल एग्जिस्टेंस को संभाल सकता है या फिर नहीं, तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले। तब तक के लिए बाय।